नमस्कार दोस्तों, जगत इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम समझेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ओके, यानी कि छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी ना भी कर रहे हो फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इतिहास का एक टॉपिक है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, और इतिहास से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है, जो कि हम अपने जीवन में उतार करके, ठीक है, हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आदिवासी विद्रोह। ठीक है, आदिवासी विद्रोह के बारे में। ठीक है, आदिवासी विद्रोह के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने आदिवासी विद्रोह हुए थे। ठीक है, मैं कालक्रम के अनुसार आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहला आपका विद्रोह हुआ था हलबा विद्रोह। कब क्या हुआ था? हलबा विद्रोह। ठीक है, सबसे पहला आपका हलबा विद्रोह हुआ था। हलबा विद्रोह आपका हुआ था 1774 से आपका 1779 तक। ठीक है, हलवा विद्रोह के बाद आपका भोपालपट्टनम विद्रोह आया। ठीक है, हलवा विद्रोह के बाद क्या आया? भोपालपट्टनम विद्रोह आया। भोपालपट्टनम विद्रोह जो था आपका 1795 तक चला। ठीक है, मतलब 95 में हुआ। ठीक है, और भोपालपट्टनम विद्रोह के बाद आपका तीसरा है परलकोट विद्रोह। ठीक है, परलकोट विद्रोह। तो परलकोट विद्रोह कब हुआ? तो परलकोट जो विद्रोह था आपका 1825 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1825 में हुआ। ठीक है, परलकोट विद्रोह के बाद आपको क्या आता है? मेरिया विद्रोह। ठीक है, मेरिया विद्रोह। ठीक है, तो मेरिया विद्रोह कब हुआ? तो ये मेरिया विद्रोह हुआ आपका 1842 से आपका 1863 तक। ठीक है, उसके बाद मेरिया विद्रोह के बाद आपका तारापुर विद्रोह आता है। ठीक है, तो तारापुर विद्रोह भी 1842 से स्टार्ट हुआ, लेकिन 1854 तक चला। दोनों 1842 में स्टार्ट हुए। ठीक है, लेकिन दोनों का जो खत्म है अलग अलग ही देर में। मेरिया विद्रोह थोड़ा लंबा चला था और तारापुर विद्रोह जो है 1854 में ही खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक आता है आपका लिंगगिरी विद्रोह। ठीक है, लिंगगिरी विद्रोह। ठीक है, लिंगगिरी विद्रोह आता है जो कि 1856-57 में चला। ठीक है, 1856-57 में चला, यानी कि यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। आपको पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे संबंधित ऐसा कौन सा विद्रोह है? तो लिंगगिरी विद्रोह बताना है। ठीक है, अब इसके बाद लिंगगिरी विद्रोह के बाद आपका आता है कोई विद्रोह। ठीक है, आपका क्या आता है? कोई विद्रोह। कोई विद्रोह आपका हुआ था 1859 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1859 में हुआ था। इसके बाद क्या आता है आपका? कोई विद्रोह के बाद आपका क्या आता है? कोई विद्रोह के बाद आपका आता है मेरी आपका मुरिया विद्रोह आता है। ठीक है, मुरिया विद्रोह आता है। मुरिया विद्रोह कब हुआ था? 1876 में हुआ था। कब हुआ था? मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह के बाद आपका क्या आता है? रानी दुर्गावती विद्रोह। ठीक है, रानी विद्रोह। ठीक है, रानी विद्रोह आपका हुआ था 1878 से आपका 82 तक हुआ था। ठीक है, आपका क्या हुआ था? क्यों हुआ? 82 तक हुआ था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आ गया था भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 10 विद्रोह हुए थे। मूल रूप से 10 विद्रोह हुए थे, मूल विद्रोह में से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल 10 विद्रोह हुए थे दोस्तों। ठीक है, अब हम किस टॉपिक पर बात करेंगे उसको भी ध्यान देख लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ इसके ऊपर। ठीक है, जो कि है अपना हलवा विद्रोह। ठीक है, कि हलवा विद्रोह कैसे हुआ था, क्या हुआ था, उसमें सब चीज जानेंगे। ठीक है, इसका स्टोरी जानेंगे। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन भी करेंगे और आंसर भी देंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो स्टोरी है, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें जो भी चीजें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हलवा विद्रोह। ठीक है, क्या विद्रोह? हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1774 में स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था? 1779 में खत्म हुआ था, यानी कि 5 साल लगभग चला है। ठीक है, यह जो विद्रोह है वो 5 साल चला। ठीक है, अब हम इसके स्टोरी को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है।
क्योंकि ये एग्जाम में इसके बारे में जरूर पूछता है, ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीजीपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, सीजी ओपन के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो स्टार्ट है, ठीक है, वो था चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश का राजा था आपका दलपत देव, ठीक। दलपत देव के दो बेटे थे, पहला था आपका दरियादेव, दूसरा था आपका अजमेर सिंह, ठीक है। दो बेटे थे। अब जैसे वो बुढ़ा मरा, यानी कि दलपत देव मरा, तो दलपत देव के खत्म होने के बाद उसके दोनों बेटों में क्या हुआ, राजगद्दी के लिए क्या हुआ, लड़ाई हुई, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि दो बेटों के बीच होता ही है, ठीक है, लड़ाई होता ही है ना, अपने अपने हिस्से के लिए। तो वैसे ही उन दोनों के बीच हुआ, ठीक है। दोनों पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए हुआ, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों में से एक समझदार था और एक नासमझ था। तो समझदार कौन था, अजमेर सिंह। और नासमझ, या फिर बोल सकते हो समझदार बिल्कुल भी नहीं था, वो था आपका कौन, दरियादेव, ठीक है। तो लड़ाई के चक्कर में उस राज्य का, तो राज्य का क्या नाम था, बस्तर राज्य था, ठीक है। तो उस बस्तर राज्य का दो भाग हो गया इस चक्कर में, ठीक है। पहला आपका जगदलपुर और दूसरा बड़े डोंगर, ठीक है। बड़े डोंगर और जगदलपुर इस तरह दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। अब दो भागों में तो बढ़ गया। अब क्या हुआ कि दो भाग में बढ़ गया, लेकिन जो अजमेर सिंह था वो तो संतुष्ट था अपने राज्य से, लेकिन जो उसका भाई था वो संतुष्ट नहीं था, ठीक। उसको ये चाहिए था कि मैं पूरे के पूरे क्षेत्र पर ही कब्जा करूं, मतलब मेरा ही शासन रहे, किसी और का शासन बिल्कुल न रहे, ठीक है। और उसके ही जस्ट बगल में एक स्वतंत्र राज्य था, एक स्वतंत्र राज्य था जो कि था उसके भाई का, जो कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उस पर हमला किया और उसका राज्य भी हड़प लिया, ठीक है। आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि उस समय जो बस्तर राज्य था ना, तो उस बस्तर राज्य के अंतर्गत कितने जिले आते थे अभी वर्तमान के। पहला आता था आपका बस्तर जिला, उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र है वो आते थे, ठीक है। और आता था आपका कंकेर जिला, दुर्ग जिला, बालोद आता था, राजनांदगांव आता था, ठीक है, रायपुर आता था, धमतरी आता था। इतने सारे जिले आपके कवर करते थे उस समय बस्तर राज्य। और वहाँ, और उस टाइम जो राजधानी था वो था आपका जगदलपुर, ठीक है। जगदलपुर था जहां पर दरियादेव बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये था। अब दोनों भाइयों के बीच तो लड़ाई हुई जिसमें अजमेर सिंह हार गया। अब अजमेर सिंह को अपनी गद्दी वापस चाहिए था, तो उसने हलबा समुदाय के लोगों के साथ विद्रोह किया, जो कि था हलबा विद्रोह, ठीक है। अब उसने हलबा समुदाय के लोगों के साथ क्यों लड़ाई लड़ी उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। उसने मदद क्यों किया उसको भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, उस समय उनके वंश से, यानी कि जो राजा महाराजा थे उस समय के, चाहे उसका पिता दलपत देव हो या फिर दरिया देव, कोई भी था उस समय के या उससे पहले के, तो वह उनके यहाँ एक ऐसी प्रथा थी जिसमें हलवा समुदाय को एक विशेष महत्व दिया जाता था, ठीक है। हलवा समुदाय के, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हलवा परिवार के जितने भी हलवा समुदाय है उसमें से मूल रूप से 18 जो वंश होते हैं उनके, हलवा समुदाय के 18 वंश से जो जो लोग निकलते थे उनको सेना में प्रशिक्षण दिया जाता, ठीक है। अच्छे से उनको प्रशिक्षित किया जाता था। कुल 18 वंश के जितने भी आपका हलवा हलवा वासी हैं, ठीक है, 18 वंश से संबंधी 18 परिवार से जुड़े हुए जितने भी हलवा समुदाय के लोग हैं, उन्हीं को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। और अच्छे से प्रशिक्षित करके उनको राजा जो था अपने अपने ही चारों ओर उनको, मतलब अपने ही चारों ओर उनके लिए, मतलब उनको रहने के लिए बोला जाता है, ठीक है। यानी कि राजा के जस्ट करीब में अगर कोई सेना रहती थी तो वो हलवा के समुदाय के जो सेना है वो रहती थी, ठीक है। ये सबसे वफादार सेना थी, ठीक है, उस समय। और सबसे ज्यादा प्रशिक्षित थे, ठीक है, हर चीज में प्रशिक्षित थे ये, ठीक है। इसलिए ये जो सेना थी वो राजा के लिए एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी थी, मान के चलो रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब हलवा जो समुदाय के लोग थे उस समय अकाल, भूखमरी, ठीक है, बेगार, इन सब से पीड़ित थे, ठीक है। और वो कर से भी परेशान थे। तो अजमेर सिंह ने
अपने पारिवारिक नाते के तहत उन सब की मदद की, ठीक है। वो जो था अजमेर सिंह, वो हलबा समुदाय के लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता था, ठीक है। इसी कारण से, क्योंकि ये राजा के वफादार भी थे हलबा समुदाय के लोग, ठीक है। और एक परिवार के भांति भी थे, ठीक है। यानी कि परिवार में जैसे सदस्य लोग रहते हैं, वैसे ये भी रहते थे, ठीक है। भले सेना के रूप में थे, लेकिन फिर भी परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। इसलिए अजमेर सिंह ने परिवार सदस्य के रूप में इनको मान करके इनकी सहायता की और इन सब के साथ मिल करके दरियादेव के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और विद्रोह किया, ठीक है, जिसे कहते हैं हलबा विद्रोह, ठीक है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि उस समय हलबा समुदाय ही नहीं था, बल्कि बहुत सारे और समुदाय थे, ठीक है। अनेक और समुदाय थे, ठीक है। हलबा समुदाय के अलावा आपका भतरा था, ठीक है, आपका मेरिया था, ठीक है, आपका गोर था, तो बहुत सारे और समुदाय थे। लेकिन बाकी समुदाय के लोगों ने भाग क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन वो भी तो पीड़ित थे, ठीक है। वो भी भूखमरी से पीड़ित थे, वो भी अकाल से पीड़ित थे, ठीक है। उन पर भी कर का प्रभाव था, ठीक है। तो उन्होंने क्यों भाग नहीं लिया, ठीक है। इस समुद्र मतलब इस विद्रोह में क्यों भाग नहीं लिया? सामूहिक विद्रोह क्यों नहीं हुआ? खाली इसी विशेष विशेष आपका समुदाय का ही क्यों विद्रोह हुआ? तो इसका कारण ये है कि बाकी समुदाय कमजोर थे, ठीक है। वो ना तो प्रशिक्षित थे ठीक से, और उनका कोई नेतृत्व करता बिल्कुल नहीं था, ठीक है। अजमेर सिंह ने सिर्फ इन्हीं का नेतृत्व किया, बाकी किसी समुदाय का नेतृत्व नहीं किया, जिसके कारण वो समुदाय इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, ठीक है। और ये भी है कि उस समय राजा के वफादार बाकी समुदाय जो थे वफादार थे, ठीक है, जिसके कारण वो विद्रोह नहीं किए, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण वो जो समुदाय थे वो इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ हलवा समुदाय के लोग ने भाग लिया, ओके। अब ये लड़ाई 1774 से 1779 तक 5 साल तक चला, ठीक है, इनका विद्रोह। और इस बीच में क्या हुआ कि जो हलबा समुदाय के लोग अब अच्छे से प्रशिक्षित थे, यानी कि रीढ़ की हड्डी ही अगर राजा के खिलाफ हो गई तो राजा तो कमजोर हो गया ना, ठीक है। अब उसके बाकी समुदाय के जो सैनिक थे, जो उसके साथ मतलब काम कर रहे थे, उसके पास बचे थे, तो वो तो हलबा समुदाय के जो सैनिक थे उससे क्या मुकाबला करते, ठीक है। तो वो हार जाते थे, ठीक है। और ये भी था कि उस समय कांकेर के जो राजा थे उसने अपनी सेना के सहारे अजमेर सिंह के साथ मिल करके आपका दरियादेव के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। यानी कि राजा कांकेर के जो राजा थे, ठीक है, उनका भी साथ था अजमेर सिंह के साथ, ठीक है। यानी कि उनका भी उन्होंने साथ दिया अजमेर सिंह का, तो इसलिए दरियादेव और कमजोर पड़ गया। तो मजबूरी में दरियादेव को बाहरी ताकत का सहारा लेना पड़ा, और वो बाहरी ताकत था आपका मराठा, ठीक है, मराठा शासक था। तो मराठा शासक को दरियादेव ने बुलाया आपका 6 अप्रैल 1778 को बुलाया। कब बुलाया? 6 अप्रैल 1778 को बुलाया, ठीक है, मराठा शासक को, ठीक है, अपने राज्य में, ठीक है। और एक संधि हुई, कोटपाड़ संधि बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट संधि है कोटपाड़ संधि, ठीक है। मराठा शासक और दरियादेव के बीच होने वाली संधि का नाम है कोटपाड़ संधि। इस संधि के तहत ये था कि दरियादेव को कर देना था, ठीक है, कर देना था। और जो व्यापारिक जो रियायतें हैं वो भी देनी थी, यानी कि जो व्यापार से संबंधित जो छूट है वो भी देना था, ठीक। ये सारी चीजें उसमें मतलब कही गई थी इस संधि के तहत, कोटपाड़ संधि के तहत। तभी ये लोग आए थे इस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। तो मराठा शासक आए आपका 6 अप्रैल 1778 में, और विद्रोह खत्म हो गया आपका 1779 में, ठीक है। अब प्रश्न ये भी उठता है, आप भी सोचिएगा, ठीक है, आप सोचिए कि आए कब थे 1778 में, लेकिन खत्म कब हुआ 1779 में, यानी मराठा शासक को साल भर का समय क्यों लगा? आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, सीजीपीएससी मेंस में, कि मराठा शासक जो थे, ठीक है, आए थे 6 अप्रैल 1778 में, लेकिन उनको इस विद्रोह को दबाने में या पूरी तरह से खत्म करने में 1 साल का समय क्यों लगा? साल भर का समय क्यों लगा?
वो तो महीने में भी खत्म कर सकते थे ना, इतने ताकतवर थे, ठीक है, उनके पास आधुनिक हथियार थे, ठीक है। हलवा वासियों के पास क्या था? कुछ नहीं था, खाली पारंपरिक हथियार थे, ठीक है, तलवार था, ढाल था, बस, और कुछ कुछ था। लेकिन मराठा शासक के पास तो आधुनिक हथियार थे, लेकिन फिर भी साल भर का समय क्यों लगा? सोचिए, सोचने वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, मराठा शासक जब यहाँ आए 6 अप्रैल 1778 में, तो सबसे पहले तो उनको पूरा भौगोलिक वातावरण को समझने में टाइम लगा, ठीक है। यानी कि वहाँ का जो आपका पेड़ पौधे घने वन है, ठीक है, जंगल है, पेड़ पौधे है और पहाड़ है, ठीक है, वहाँ के जीव है, जीव जंतु है, सबको जानने में, कहाँ क्या है, सब चीज को जानने में समय लगा, ठीक है। वहाँ के हिसाब से ढलने में समय लगा, उनकी सेना को और शासक सबको, ठीक है, सभी को, मराठा शासक के अंदर जितनी भी सेना है सबको समय लगा, ठीक है। और इस साल भर के अंतर्गत उन्होंने उन्होंने जो हलवा विद्रोह को दबाया कैसे जाए उसकी तैयारी भी की। अजमेर सिंह को कमजोर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की, जैसे कि कांकेर जिला के जो राजा थे उसको अपने अधीन कर लिया, ठीक है, उनको डरा धमका करके अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण अजमेर सिंह कमजोर पड़ गया, ठीक है। और और क्या किया, जो हलबा समुदाय के जो मुख्य मुख्य जो सेनापति थे या सेना के जो लोग थे उन पे फूट डाल दिया, उनके बीच में फूट डाल दिया, ठीक है, ताकि इनका जो संगठन है वो कमजोर हो जाए, ठीक है। और इनका जो विशेष युद्ध कला है, हलबा समुदाय के लोगों का एक विशेष युद्ध कला होता है जिसको बोलते हैं छापामार युद्ध, याद रखिएगा, छापामार युद्ध। तो उसको समझने में इनको समय भी लगा, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, छापामार युद्ध का मतलब है कि जंगल में जो है छुप छुप करके हमला करते थे और हमला के बाद तुरंत गायब हो जाते थे। तो ये था छापामार युद्ध, ठीक है। तो उसको इन्होंने जाना, ठीक है, समझा कैसे युद्ध करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को समझा, ठीक है। इसीलिए इनको साल भर का समय लगा, और साल भर का समय इसलिए भी लगा क्योंकि मराठा शासक का युद्ध सिर्फ हलवा विद्रोहवासी मतलब जो हलवा समुदाय के साथ नहीं था, बल्कि और लोगों के साथ भी था। यानी कि इनका जो युद्ध था वो बहुत लोगों के साथ था, ठीक है। यानी कि मराठा शासक का जो फोकस था सिर्फ एक जगह नहीं था, कई जगह था, जिसके कारण इनको समय लगा, ठीक है। अब ये बात भी है कि आपका साल भर के अंदर, यानी कि पूरे साल भर में ऐसा नहीं हुआ कि बीच बीच में युद्ध नहीं हुआ, बीच बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के तहत ही उनको समझ में आया ना, ठीक है, युद्ध हुआ बीच बीच में, ऐसा नहीं कि आपका साल भर आराम किया उसके बाद मूड हुआ तब युद्ध किया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बीच में युद्ध किए, ठीक है, और युद्ध के द्वारा उनको समझ में आने लगा, तभी तो हरा पाए। तो यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि जैसे मराठा शासकों ने अपने दुश्मन को हराने के लिए क्या किया, पहले उसकी कमजोरी को जाना, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको कमजोर किया, फिर आखिरी में अच्छे से हमला किया और उसको हरा दिया, ठीक है। तो 1779 के समय में उनको हरा दिया गया, ठीक है। आखिरी में क्या हुआ कि अजमेर सिंह को क्या किया, संधि वार्ता के लिए बुलाया गया मराठा शासक के द्वारा, और उस बहाने दरियादेव ने, उसी के भाई ने तलवार से उसकी हत्या कर दी। सोचो, उसी के भाई ने हत्या कर दी, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और बचे अब हलबा समुदाय के लोग, जिसको दरियादेव ने ऐसा मारा जिसको सोच भी नहीं सकते, ठीक है। उसने क्या किया, ताड़ के जो पेड़ है उसको काट करके उस पेड़ को उन्हीं के ऊपर गिरा दिया, उनसे कुचलवा करके मार दिया, ठीक है। इस तरह से उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, जिसको बोलते हैं ताड़ झोंकनी। क्या बोलते हैं, ताड़ झोंकनी। आपको पूछ सकते हैं ये ताड़ झोंकनी क्या चीज है, तो दरिया देव द्वारा ताड़ वृक्ष को काट करके उन पर गिराया गया और उनको कुचलवा करके मार दिया गया, जिसको बोलते हैं ताड़ झोंकनी, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये तो था पूरा स्टोरी का अंत। कुल मिलाकर के हलवा विद्रोह था, असफल हुआ, ठीक है, कोई मतलब यहाँ सफलता का कोई चांस नहीं था, पूरा खत्म हो गया। लेकिन इस हलवा विद्रोह के कारण नए विद्रोह का जन्म भी हुआ, ठीक है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पूरी तरह से असफल हुआ, क्योंकि इसने नए विद्रोह को जन्म भी दिया, ठीक है। लेकिन इनके लिए तो ये असफल हो गया ना।
और क्या क्वेश्चन हो सकता है, हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि दरियादेव के द्वारा मराठा शासक को अपने ही राज्य में हलवा विद्रोह को दबाने के लिए बुलाना क्या सही था? ऐसा अगर सीजीपीएससी मेंस में अगर पूछता है तो आप क्या बोल सकते हो, क्या जवाब दोगे आप? ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको लिखना पड़ता है, वहां पर एमसीक्यूज नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए, मान लो या सीजी पेपर में आपको एमसीक्यूज में इससे जुड़े कुछ भी देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो जाए हल्बा समुदाय के लोगों का युद्ध कला क्या था, विशेष युद्ध करने का जो तरीका था क्या था, छापामार युद्ध आएगा ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीजीपीएससी मेंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपको ये पूछ दिया जाए कि जो दरियादेव था उसके द्वारा मराठा शासक को अपने राज्य में बुला करके इस विद्रोह को दबाने का जो निर्णय था, उसने जो निर्णय लिया था वो सही था कि गलत था? आप बताइए, बताइए, सोच के बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो सोच था, ये जो निर्णय था वो बहुत ही गलत था, कि बिल्कुल गलत था। क्यों था? देखिए, दरियादेव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, ठीक है। कैसे मारी थी देखो, मराठा शासक को उसने बुलाया, हलवा विद्रोह तो हुई, वो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर नया कहानी शुरू हुआ। वहां क्या हुआ, उसके राज्य से मराठा शासक के सैनिक हट नहीं रहे थे, जा नहीं रहे थे। और मराठा शासक ने ये देखा कि ये तो हलवा विद्रोह को दबा नहीं सका, तो हमको क्या दबाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, मराठा शासक ने फिर दरियादेव को ही दबा दिया, ठीक है, यानी कि अपने ही अधीन कर लिया। और अपने अधीन कर कर उस पे शासन करना शुरू कर दिया, यानी कि उसका राज्य अब मराठा शासक के अधीन हो गया। अब वो नाम मात्र का राजा बन गया, यानी कि एक गुलाम राजा बन गया, और वो जो भी फैसला लेता था वो अपना उसका फैसला नहीं होता था, वो था मराठा शासक का फैसला, ठीक है। तो कुल मिलाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। अगर वो मराठा शासक को नहीं बुलाता और अपने भाई से ही एक समझौता कर लेता है कि तू अपना राज्य देख, मैं अपना राज्य देखता हूँ, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, ऐसे में दोनों अपना एक स्वतंत्र राज्य चला सकते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा उसने नहीं किया, उसने बाहरी ताकत का सहायता ली, ठीक है। उसने बाहरी ताकत का सहायता लेकर के अपने ही भाई को मरवा दिया, ठीक है। इससे उसका ही नुकसान हुआ। उसका मूल उद्देश्य क्या था? उसका मूल उद्देश्य था पूरे राज्य पर कब्जा करना और एक स्वतंत्र रूप से शासन करना, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। उसका जस्ट उल्टा हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया। उसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसलिए उसका जो यह निर्णय था वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक, बिल्कुल गलत था, ठीक है। अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते? ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप ये सब बता सकते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो सीधे अपने भाई से समझौता करता, अपने भाई के साथ अच्छे से रहता, ठीक है, अपना अपने दोनों स्वतंत्र राज्य चलाते, ठीक है, और अच्छे से रहते। इससे क्या होता, न हलवा विद्रोह होता, ठीक है, न भूखमरी की समस्या आती, ठीक है, न हमारी जनता जो है हमसे रुष्ट होती, न हमसे परेशान होती, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। और सोचिए, 5 साल का 5 साल तक क्या हुआ, विद्रोह हुआ। और आप सोचिए, अगर अच्छे से शासन होता, सही से शासन होता, तो इस 5 साल में जो राजा था दरियादेव वो कितना ग्रो कर सकता था, ठीक है। वो अपनी सेना के साथ अपने राज्य को इस तरह काबिल बना सकता था कि वो बाहरी ताकत से लड़ सके, ठीक है। यानी कि 5 साल में वो डेवलप भी हो सकता था, सोचिए। यानी कि वो 5 साल में क्या कर सकता था, सोचिए। वो बाहरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर सकता था, ठीक है। अपने राज्य को इतना मजबूत कर सकता था कि कोई भी बाहरी ताकत उसको छू ना सके, ऐसा वो बना सकता था अपने राज्य को, ठीक। तो सोचो, अपना 5 साल इसने फालतू का इस विद्रोह में टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। यानी कुल मिलाकर समय की बर्बादी थी यह विद्रोह, ठीक है। कुछ हुआ नहीं, न विद्रोह सफल हुआ, ठीक है। आखिरकार बेचारा अजमेर सिंह मर गया, हरबा समुदाय के लोगों को मार दिया गया, ठीक है। और कुल मिलाकर के दरियादेव, उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। यानी कि हलवा विद्रोह जो था फालतू विद्रोह था यार, इसको कुछ नहीं मिला, खाली मिला मराठा शासक को,
फायदा किसको हुआ? मराठा बाहर से आया आदमी था, उसको फायदा हुआ। इस विद्रोह का फायदा किसको हुआ? मराठा शासक को हुआ। अब क्या हुआ? मराठा शासक आए, अब उसके चक्कर में वो आया ना, तो बाहर से अंग्रेज भी आ गए उसके पीछे पीछे बाद में, ठीक है। और अब का 1818 में अंग्रेज आए और उससे लड़ाई लड़ी, ठीक है। लड़ाई लड़ करके फिर उस हरा दिया मराठाओं को, और उस बस्तर राज्य पर अब अंग्रेजों का शासन आ गया, ठीक है। अगर मराठा नहीं आते तो अंग्रेज कैसे आते, ठीक है। क्योंकि ऐसे घने जंगलों के एरिया में अंग्रेज जो है आने के लिए सोचते, ठीक है। अब मराठा आ गए, यानी वो भी आ सकते हैं, ऐसा सोच करके वो भी आ गए और आ करके युद्ध कर लिया और उस राज्य को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन बन सकता है? अब ये क्वेश्चन मत करिएगा कि दोनों भाई में से कौन बड़ा था कौन छोटा था, मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता, ठीक है। क्योंकि किसी भी पुस्तक में ऐसा जिक्र नहीं है कि कौन छोटा था कौन बड़ा था, दरिया बड़ा था कि अजमेर सिंह बड़ा था, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आपको जिसको बड़ा मानना मान लो, ठीक है। और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं हम, सोचिए। आपको अच्छे से समझ में आया होगा हर एक चीज, ठीक है। और कुछ तो छूटा नहीं है, ठीक है, पूरा स्टोरी है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है, सोचिए। चलिए अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी जो वीडियो है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और अच्छे से आपको डीप में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझाया जाएगा एक एक चीज, ठीक है, क्यों हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज, उसके होने के पीछे क्या वजह है, हर एक चीज समझेंगे, ओके। ताकि उससे जुड़ा हर एक डाउट क्लियर हो, क्योंकि हम जब किसी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो हम उसको भूल नहीं पाते, ठीक है। इस कि जैसे हम किसी चीज के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ लिया बस खाली याद कर लिया, लेकिन उस चीज में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर एक चीज को जानेंगे। तो जब रीजन जानते हैं तो रीजन जानने के बाद हम क्या करते हैं, सोचते हैं, सोचने के कारण हमारा दिमाग उसको याद रखता है ऐसे चीज, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को अब खत्म करते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, धन्यवाद।